रवांडा जैसे देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी 61.4% है, जबकि भारत में सिर्फ 14.4% है। आखिर नार्डिक देश जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे अधिक समावेशी क्यों है? अफ्रीकी देशों में महिलाओं का नेतृत्व कैसा है? अमेरिका और यूरोप में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति कैसी है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका और स्वतंत्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? भारत में वर्तमान स्थिति और 2023 में महिला आरक्षण विधेयक 33% संसद में पारित के प्रभाव क्या क्या होंगे? आइए इन सभी सवालों का सटीक, सरल और प्रामाणिक तरीके से जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। भारत में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी का इतिहास संघर्ष, सशक्तिकरण और उपलब्धियों से भरा हुआ है। देश को कई महान महिला नेता, स्वतंत्रता सेनानी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देने के बावजूद राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की समग्र भागीदारी अभी भी सीमित रही है। भारत में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद संसद और सरकार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सीमित है। वहीं नार्डिक देशों स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, लैटिन अमेरिका और कई अफ्रीकी देशों ने महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कई ठोस नीतियां अपनाई है और सफलता भी पाई है। सबसे पहले समझते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को, प्रारंभिक दौर को। किसी भी चीज को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, हर तरीके से, हर डायमेंशन में जो उसका डिस्कशन करते हैं तो चीज़ें स्पष्ट समझ में आती है और यादों में बसती है। प्रारंभिक दौर 19वीं से 20वीं शताब्दी में यदि देखें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में, जिसमें झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के साहस का प्रतीक बन गई। बेगम हजरत महल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पहली महिला जिन्होंने गांधी जी के साथ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह में भाग लिया और महिलाओं को संगठित किया। 20वीं शताब्दी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में देखें तो एनी बेसेंट भारतीय होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। कमला नेहरू स्वदेशी आंदोलन और असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्जुनाबाई गोखले और सावित्रीबाई फुले सामाजिक सुधारों में सक्रिय रहते हुए महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। मैडम भिकाजी कामा भारत की स्वतंत्रता का प्रचार विदेशों में किया और पहली बार विदेश में भारतीय तिरंगे को फहराया। संविधान सभा और स्वतंत्रता के बाद की भूमिका को यदि देखें तो राजकुमारी अमृत कौर संविधान सभा की सदस्य और स्वतंत्र भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री बनी। हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, विजया लक्ष्मी पंडित भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित किया। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती हैं 1966 से 77 और 80 से 84 के बीच। भारत की पहली और अब तक की सबसे प्रभावशाली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निर्णायक नेतृत्व दिया, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आपातकाल 75 से 77 की घोषणा की, जिससे उनकी राजनीति को आलोचनात्मक रूप से देखा गया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण उनकी हत्या कर दी गई। महिला मुख्यमंत्रियों की सूची को यदि देखें तो उत्तर प्रदेश में 63 से 67 के बीच सुचिता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। जयललिता तमिलनाडु 5 बार मुख्यमंत्री बनी और दक्षिण भारतीय राजनीति में महिलाओं की प्रभावशाली भूमिका को स्थापित किया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल 2011 से मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने वाम मोर्चे को पराजित कर सत्ता हासिल की। वहीं मायावती उत्तर प्रदेश दलित राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 4 बार मुख्यमंत्री बनी। महिलाओं के लिए संसद में प्रतिनिधित्व को यदि देखें तो पहला महिला आरक्षण विधेयक 1996 में पेश किया गया, लेकिन 2023 में जाकर इसे लागू किया गया। वर्तमान में लोकसभा में 78 महिलाएं 543 में से और राज्यसभा में 24 महिलाएं 245 में से हैं। महिला आरक्षण और विधायी भागीदारी को देखें तो महिला आरक्षण विधेयक 33% आरक्षण का प्रावधान, जिसमें 1993 में पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया। इसके कारण आज ग्राम पंचायत में 46% महिलाएं निर्वाचित होती हैं। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक 33% संसद में पारित हुआ, जिसे 2029 के आम चुनाव से यह लागू कर दिया जाएगा।
महिला मतदाता और चुनावी भागीदारी को देखें तो 2010 के बाद से महिला मतदाता पुरुषों से अधिक संख्या में मतदान करने लगी हैं। 2019 के आम चुनाव में महिला मतदाता दर 67.18% थी, जो पुरुषों 67.01% से अधिक थी। प्रमुख महिला राजनीतिक दल और नेताओं की भागीदारी को यदि देखी तो सोनिया गांधी कांग्रेस भारत की सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाली पार्टी अध्यक्ष रहीं। स्मृति ईरानी बीजेपी भारत की सबसे युवा महिला कैबिनेट मंत्री बनी और अमेठी से राहुल गांधी को हराकर प्रसिद्ध हुई। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। विश्व स्तर पर अब हम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का एक तुलनात्मक अध्ययन तुलना कर लेते हैं। जैसे रवांडा देश की तुलना हम करते हैं। जैसे रवांडा में संसद में महिलाओं का प्रतिशत 61.3% है। क्या वहाँ पे कोई महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रही है? हाँ, रही है, पूर्व राष्ट्रपति। और वहाँ पे संसद में महिला आरक्षण 30% है, जो कि वास्तविक भागीदारी अधिक है। स्वीडन में देखें तो संसद में महिलाओं का प्रतिशत जो है 46.1% है। पूर्व में वहाँ महिला पीएम रही है, प्रधानमंत्री। लैंगिक समानता कानून, महिला नेतृत्व अनिवार्य है वहाँ पे। फिनलैंड में संसद में महिलाओं का प्रतिशत 45% है और वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महिला है। नार्डिक मॉडल और समान अवसर नीति वहाँ पे है। नॉर्वे में 44.4% है संसद में महिलाओं का प्रतिशत। वहाँ पूर्व में महिला पीएम रही है। 40% वहाँ पे महिला के लिए आरक्षण है। जर्मनी में 35% संसद में महिलाओं का हिस्सेदारी है। वहाँ पे एंजेला मर्केल जो है वहाँ पे है। उसके बाद पार्टी कोटा सिस्टम वहाँ पे भी है। अमेरिका में यदि देखिए तो वहाँ पे 28.9% है संसद में महिलाओं की भूमिका। और अब तक यह भी आश्चर्यजनक बात है कि अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और विकसित देश है, वहाँ पे अब तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। कोई राष्ट्रीय महिला कोटा भी, आरक्षण भी वहाँ पे नहीं है। चीन में 26.4% हिस्सेदारी है। आज तक कोई भी महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं रही है। सीमित भागीदारी वहाँ पे है। भारत में लोकसभा में 14.4%, राज्यसभा में 11% है। हाँ, यहाँ पे भी भारत में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है। और 2023 में महिला आरक्षण विधेयक 33% पारित किया गया। ब्राजील में 17.5% है। वहाँ भी पूर्व में राष्ट्रपति महिला रही है। उसके बाद लैटिन अमेरिका महिला कोटा वहाँ पे निर्धारित है। सऊदी अरब में 19.8% है। वहाँ कभी भी कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बना है महिलाओं को हाल ही में मतदान का अधिकार मिला है। नार्डिक देशों में महिलाओं क्यों आगे है? इस सवाल का जवाब हमको आपको समझना बहुत जरूरी है। नार्डिक देश जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे अधिक समावेशी माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? सबसे बड़ी नीति है कि समानता वाली नीति है। कानून के तहत महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अवसर है। सरकारी नौकरियों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और संसद में 40% महिला कोटा अनिवार्य है। यानी 40% तो सुनिश्चित है कि वहाँ महिला होगी ही होगी। परिवार और करियर संतुलन भी बनाया जाता है। महिलाओं के लिए बेहतर मातृत्व अवकाश और पिताओं के लिए भी अवकाश की सुविधा है। बच्चों की देखभाल के लिए सरकारी सहायता, जिससे महिलाएं राजनीति और नेतृत्व में आगे बढ़ सके। शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण, जैसे शिक्षा में लैंगिक समानता, महिला साक्षरता दर 99% के करीब है। सरकारें महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों पर दबाव डालती है। अफ्रीकी देशों में महिलाओं का नेतृत्व कैसा है? रवांडा वहाँ पे एक सबसे बड़ा मॉडल है दुनिया के लिए। रवांडा सबसे आगे है। रवांडा की संसद में 61.3% महिलाएं हैं, जो विश्व में सबसे अधिक है। 1994 के नरसंहार के बाद सरकार ने महिला आरक्षण 30% लागू किया, लेकिन आज यह संख्या 60% से अधिक हो चुकी है। महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिली वहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया को देखें तो दक्षिण अफ्रीका में 46% महिलाएं संसद में है। नामीबिया ने लैंगिक समानता कानून लागू किया है। भारत सीख क्या है? भारत में भी देखिए महिला आरक्षण 33% लागू किया गया है, लेकिन इसकी सफलता रवांडा जैसी शायद ही हो। भारत में समाज होगी, बढ़ेगी फ्यूचर में, लेकिन वर्तमान में तुरंत ऐसा अभी मुश्किल प्रतीत होता है। भारत में सामाजिक, धार्मिक बाधाओं और पारिवारिक नियंत्रण के कारण महिलाएं राजनीतिक में पूरी तरह अभी भी स्वतंत्र नहीं है। आप ही किसी भी घर में, परिवार में जाइए और देखिए कि वहाँ की महिला कितने लोग राजनीति में है। वहाँ के पुरुष मेंबर से पूछिए कि क्या आप अपने माता, बहन या किसी को, महिला जो सदस्य हैं, क्या आप उनको राजनीति में उनको प्रोत्साहित करेंगे जाने के लिए? तो उनका प्रतिक्रिया आप देखना चाहेंगे जेन्युइन तरीके से कि वो क्या करते हैं। अमेरिका और यूरोप में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को देखें तो अमेरिका अब भी पहली महिला राष्ट्रपति का इंतजार कर रहा है। अमेरिका में महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी, लेकिन अब तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। 28.9% महिलाएं कांग्रेस में है, जो भारत से अधिक है, लेकिन नार्डिक देशों से बहुत कम है। अमेरिका में कोई राष्ट्रीय महिला आरक्षण कानून नहीं है, लेकिन पार्टियां स्वयं महिलाओं को बढ़ावा देती है। जर्मनी और फ्रांस में देखें तो जर्मनी की पूर्व चांसलर
एंजेला मर्केल 16 साल तक सत्ता में रही। फ्रांस में लैंगिक समानता कानून लागू किया गया, जिससे 39% महिलाएं संसद में हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, अब भारत के संदर्भ में थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, महिलाओं की संख्या कम है। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 14% है, जबकि महिलाओं की कुल जनसंख्या का अनुपात 48% है। पारिवारिक राजनीति और पुरुष प्रधान मानसिकता सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में महिलाओं को अक्सर पारिवारिक राजनीतिक विरासत के कारण टिकट मिलती है, जिससे स्वतंत्र महिला नेताओं की संख्या कम है। आप देखेंगे कि कई बार अगर कहीं पे आरक्षण का पंचायत स्तर पे भी प्रावधान है और महिला वहाँ पे पंचायत में सदस्य है, मुखिया है, तो आप देखेंगे कि उसमें पुरुष का वर्चस्व ज़्यादा होता है, अधिकार ज़्यादा होता है। महिलाओं को नाम मात्रा के लिए वहाँ पे किया जाता है। राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट देने से हिचकिचाते हैं, जिससे उनकी भागीदारी सीमित रहती है। अपराध और राजनीतिक हिंसा भी है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और चुनावी हिंसा उन्हें राजनीति से दूर रखती है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ भी चुनाव प्रचार के दौरान गलत बयानबाजी की गई है। आप देखेंगे उस समय की गई थी। वित्तीय बाधाएं भी हैं। राजनीति में प्रवेश करने के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकांश महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती। तो क्या हो सकता है संभावना? महिलाओं के लिए क्या क्या किया जा सकता है? महिला आरक्षण का प्रभाव दिखेगा आगे। 2029 के चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू होने से संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। महिला आरक्षण से राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं की नीतिगत भूमिका भी मजबूत होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या सुझाव हो सकता है? देखिए, राजनीतिक दलों को महिलाओं को अधिक टिकट देना चाहिए। महिला नेताओं को राजनीति में आगे लाने के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण और नेटवर्किंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। पंचायती स्तर पर सफल महिला नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति में लाने की योजना बनानी चाहिए। चुनावी हिंसा और महिलाओं के प्रति अपराधों पर सख्त कानून लागू किए जाने चाहिए। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन अब भी कई चुनौतियां बनी हुई है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक महिलाओं ने राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन अभी भी राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित है। अभी भी भारत कई देशों से पीछे है। नार्डिक देश, रवांडा, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों ने ठोस नीतियों से महिलाओं को राजनीति में बढ़ावा दिया है। महिला आरक्षण विधेयक और बढ़ती महिला राजनीतिक भागीदारी से आने वाले वर्षों में यह परिदृश्य और बदलेगा। भारत की राजनीतिक सफलता तभी पूरी होगी जब महिलाओं को बराबरी का स्थान मिलेगा और वे केवल मतदाता नहीं बल्कि नीति निर्माण भी बनेगी। भारत को महिला सशक्तिकरण के लिए नीति निर्माण, शिक्षा और वित्तीय सहायता को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं बल्कि सशक्त नेता बन सके। आपका इस विषय पर क्या राय है, जरूर कमेंट करें।